हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अयान। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। जब भी आप वेब डेवलपमेंट सीखने जाते हो, आपने बहुत सारे टर्म सुना होगा, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, नेक्स्ट.जेएस और बहुत कुछ। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट क्यों करती है, वेब डेवलपमेंट में एक्चुअल में काम क्या होता है, बनाना क्या होता है, और उसके अलावा ये सारी टेक्नोलॉजीज आपको किस तरीके से हेल्प करती है चीज़ें बनाने में, ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो ये सारी चीज़ें समझना एज अ बिगिनर थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें आज समझेंगे एकदम आसान तरीके से। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। तो चलो अब समझते हैं वेब डेवलपमेंट को। तो जब भी आप कोई वेबसाइट देखते हो या फिर वेब ऐप देखते हो, उसको जनरली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया फ्रंट एंड और दूसरा हो गया बैक एंड। इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले जो भी पार्ट, जो भी चीज़ जो क्लाइंट को दिखती है, जो चीज़ जिससे क्लाइंट इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। तो फ्रंट एंड में जनरली फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक पेमेंट्स पेज है, वो हो गया जहाँ पे यूजर के सारे पेमेंट्स दिख रहे हैं। सिमिलरली आपने अमेजोन वगैरह यूज करा होगा, उधर पे जब हम कोई भी आइटम सर्च करते हैं तो वो लिस्ट आती है, वो भी फ्रंट एंड हो गया, क्योंकि वो पार्ट यूजर को दिख रहा है और यूजर उधर पे जाकर इंटरेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई कर सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है। तो इन शॉर्ट जो भी क्लाइंट फेसिंग चीज है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। सिमिलरली जो दूसरी चीज आती है उसे हम कहते हैं बैक एंड। तो बैक एंड में जनरली नॉन क्लाइंट फेसिंग चीजें होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अमेजोन में कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, तो वो ऑर्डर का क्रिएट होना, फिर आपके ऑर्डर के रिलेटेड जो भी डेटा है उसका स्टोर होना, एक सर्वर क्रिएट करना, फिर डेटा मैनेज करना, तो ये सारी चीजें आ जाती है बैकएंड में। तो सिंपल सा है, जो भी क्लाइंट फेसिंग चीज है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं, और जो भी सिस्टम्स क्लाइंट फेसिंग नहीं है, जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, उसे हम बैक एंड कहते थे। तो अभी फ्रंट एंड देखते हैं। तो जब भी आपको कोई भी वेबसाइट का, वेब ऐप का फ्रंट एंड बनाना होता है जो कि क्लाइंट फेसिंग कंपोनेंट है, तो उसे बनाने के लिए आपको टिपिकली 3 चीजें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहली चीज जो होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपके पास कंटेंट और स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पेज का। तो फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई भी कहता है कि भाई देख, मेरे को एक वेब पेज बनाना है, तो सबसे पहले आप उससे क्या पूछोगे, ठीक है भाई तेरे को वेब पेज बनाना है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है और उस वेब पेज के अंदर मैं रखूँ क्या, क्या कंटेंट होना चाहिए, राइट। सबसे पहले आप ये पूछोगे। तो वो आपको बताता है, देख भाई मेरा एक सिंगल पेज होना चाहिए, यहाँ पे एक हेडिंग होनी चाहिए, इसके बाद एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें होनी चाहिए, और लास्ट में एक इमेज होनी चाहिए मेरी। तो इन शॉर्ट वो उसके खुद के बारे में एक वेब पेज बनाने के लिए आपके पास आता है। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, आपने उसका स्ट्रक्चर जाना पेज का। जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए कोई भी वेब पेज बनाने के लिए, कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, तो वो होती है आपको उसका स्टाइल पता करना है कि ठीक है, तू मेरे को बोल रहा है कि एक हेडिंग चाहिए, तेरे को एक डिस्क्रिप्शन चाहिए और एक इमेज चाहिए, इसको किस तरीके से इस पर ऑर्गेनाइज करना है, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, कौन से कलर्स यूज़ करना है। तो जो सेकेंड चीज़ हो गई वो जो भी इस पेज के रिलेटेड स्टाइलिंग नीड्स है। अब इसमें जो थर्ड चीज़ होती है वो होती है एक्चुअल फंक्शनैलिटी ऑफ द पेज। जैसे कि ये फिल्टर अगर मैं दबा रहा हूँ तो कुछ होना चाहिए, देन इधर पे एक्सपोर्ट बटन दिया हुआ है तो इसको क्लिक करूँगा तो डेटा एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो इन शॉर्ट सारी इंटरेक्टिविटी, कि अगर मैं ये बटन दबा रहा हूँ तो क्या चीज़ चेंज होनी चाहिए। तो ये जो एक्चुअल इंटरेक्टिविटी होती है और इन शॉर्ट जो फंक्शनैलिटी होती है एक्चुअल आपके पेज की, तो वो चीज़ हमें इंप्लीमेंट करनी होती है। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए रहती है जब भी आप एक वेब पेज बनाने जाते हो। तो सबसे पहले तो आपको एक तरीका चाहिए जिससे आप आपके पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लो। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको एक टूल चाहिए, आपको एक तरीका चाहिए जिससे आप अपने पेज की स्टाइल्स डिफाइन कर लो। ये जो थर्ड चीज़ होती है वो होती है एक्चुअल फंक्शनैलिटी वाली। कोई चीज़ चाहिए जिसका यूज़ करके आप इंप्लीमेंट कर सको एक्चुअल फंक्शनैलिटी ऑफ योर पेज। अब वेब पर ये 3 चीज़ें जो हमारी 3 रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए 3 सेपरेट टेक्नोलॉजीज है। तो सबसे पहले हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो कोई भी पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं HTML। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका काम सिंपल सा ये होता है कि आप अपने पेज का स्ट्रक्चर बता सको और अपने पेज का कंटेंट बता सको। सिमिलरली जो सेकंड चीज़ आती है वो होती है स्टाइलिंग रिलेटेड, क्या कलर रखना है, कैसा चीज़ों को दिखाना है। तो ये सब चीज़ हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग CSS। इसका फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। सिमिलरली जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है, हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हम अपने पेज को एक्चुअल में इंटरेक्टिव बनाते हैं कि ये बटन दबा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, देन ये फॉर्म सबमिट हो रहा है तो क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया तो लग गया होगा कि ये 3 टेक्नोलॉजीज जो हम टिपिकली सुनते हैं जब भी हम वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, उनका काम क्या है। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेमो ऐप बनाया हो, इसमें हम विजुअली और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि HTML से क्या होता है, CSS से क्या होता है और जावास्क्रिप्ट से क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले एक डेमो ऐप है, यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई है, फिर 3 कार्ड्स शो हो रहे हैं इधर पे। हर एक कार्ड पे एक ब्लॉक की हेडिंग लिखी हुई है और थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक लाइक बटन
है जिसको क्लिक करके हम लाइक कर सकते हैं और उसको वापस क्लिक करोगे तो वापस से अनलाइक हो जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पर 2 और बटन्स है, इसमें लिखा है डिसेबल CSS और डिसेबल जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले इन दोनों को यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो जब मैंने दोनों को डिसेबल करा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ HTML बच गया है। अब HTML का काम क्या था, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पेज का। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है एक्चुअल में, लाइक ये एक हेडिंग हो गई, देन यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट हो गया कुछ, तो फिर एक और एक हेडिंग हो गई, फिर एक पैराग्राफ हो गया इधर पे, देन यहाँ पर एक बटन हो गया और ये सारी चीजें यहाँ पे रिपीट हुई है नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ HTML पे एक बोरिंग सा पेज बन गया यहाँ पे, जो कि पेज का पूरा स्ट्रक्चर और कंटेंट बता रहा है। इस बोरिंग पेज को विजुअली अच्छा बनाने के लिए हम यूज करते हैं CSS का। तो इस पेज की CSS इनेबल करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो जैसे ही CSS अप्लाई हुई इस पेज पर, ये पेज अब विजुअली बहुत हद तक अच्छा दिखने लग गया है। प्रॉपर कार्ड्स के बीच में स्पेसिंग हो गई है, बॉर्डर आ गया है, देन इसके अलावा कलर्स बदल गए हैं। तो ये काम होता है CSS का। अब जो थर्ड चीज होती है वो होती है फंक्शनैलिटी। अब इस पेज में लाइक करने वाली फंक्शनैलिटी है कि मैं इसको जब दबाऊं इस बटन को तो लाइक का काउंट इंक्रीमेंट हो गए। तो जैसे कि आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट हमारी डिसेबल है, मतलब आप अभी ऐसा अज्यूम कर सकते हो हमने जावास्क्रिप्ट लिखा ही नहीं है। इसके कारण अगर मैं इस बटन को बार बार दबाऊं, इसको मैं अभी दबा रहा हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब तक जावास्क्रिप्ट इनेबल नहीं होगी, जब तक हमारा पेज सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए अच्छा है, उसमें कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं है। तो एक बार हम जावास्क्रिप्ट इनेबल करते हैं, पर हमने जैसे जावास्क्रिप्ट इनेबल करा और अब मैं इस लाइक बटन को दबा रहा हूँ, तो जैसे आप देख सकते हैं ये लाइक का काउंट चेंज हो रहा है, मतलब हमारे पेज में एक्चुअल फंक्शनैलिटी आ गई हमने जब जावास्क्रिप्ट इनेबल करा दो। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा इन तीनों टेक्नोलॉजीज का यूज क्या है और वो किस तरीके से आपके वेब ऐप या फिर वेब पेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोजेक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है जिससे हम कहते हैं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर पे जब हम ये बटन को क्लिक करते हैं तो लाइक इंक्रीमेंट होता है और वापस से क्लिक करते हैं तो लाइक डिक्रीमेंट होता है, राइट। इसका मतलब ये है कि हम जो एक्चुअल कंटेंट है उसमें हम कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बटन के अंदर जो टेक्स्ट है वो लाइक करने से पहले 4 है और जब हम क्लिक करते हैं तो वो 5 हो जाता है। तो लॉजिकली अगर सोचे तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हम जावास्क्रिप्ट से डायरेक्टली इस पेज का कंटेंट चेंज कर रहे हैं और कंटेंट होता है HTML। मतलब जावास्क्रिप्ट के पास कोई ना कोई फॉर्मेट में इस पेज का पूरा स्ट्रक्चर है जिससे उसे पता चल रहा है कि यहाँ पर एक हेडिंग है, फिर ये हेडिंग के अंदर ये पर्टिकुलर कंटेंट है, सिमिलरली यहाँ पर एक बटन है, इस बटन के अंदर ये पर्टिकुलर कंटेंट है। इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट के पास ये भी कैपेबिलिटीज है कि ये वो कंटेंट को चेंज कर सके। तो यही पेज का स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर जो जावास्क्रिप्ट के पास अवेलेबल है उसे ही हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आपका जो ब्राउजर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले आपके पास ये पेज हो गया, ये पेज जैसे ही जब ब्राउजर में जाता है ब्राउजर उसका एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बना देता है, बोलता है ये फॉर्मेट मैं जावास्क्रिप्ट को दे दूंगा और इसे यूज करके जावास्क्रिप्ट ये पेज के स्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकता है, रीड कर सकता है और डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकता है जो भी इसको चेंजेस करना है डायनामिकली। तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। तो वो अभी तक क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड का अगर आपको पेज बनाना है तो सबसे पहले आप HTML यूज करके उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दोगे। सेकंड चीज जो होगी, अगर आपको स्टाइलिंग करना है, विजुअली उस पेज को अच्छा बनाना है तो आप CSS का यूज कर दो। फाइनली जो थर्ड चीज होती है जो कि फीचर्स वाली चीजें होती है, जो आपके पेज के फीचर्स होते हैं उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपके पेज में इंटरएक्टिविटी लाती है। तो फॉर एग्जांपल एक बटन क्लिक हो रहा है, इस बटन के क्लिक होने के बाद आपके वेब पेज में क्या क्या चेंजेस आना चाहिए, तो वो सारी डायनामिक चेंजेस हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट उसे किस तरीके से मॉडिफाई कर सकता है, वो उसे मॉडिफाई कर सकता है यूजिंग द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जिसे हम डॉम कहते हैं, और डॉम क्रिएट करने का काम आपका ब्राउजर करता है। तो यही है बेसिक चीज जो आपको फ्रंट एंड के लिए चाहिए। आप ये यूज करके लिटरली कुछ भी फ्रंट एंड बना सकते हो। अब फ्रंट एंड में एक और ही चीज आती है जिसे हम कहते हैं फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। तो फ्रेमवर्क्स का एक्चुअल मतलब पहले समझो। फ्रेमवर्क्स का मतलब ये होता है कि वो आपको सेट ऑफ रूल्स दे देंगे, इसके अलावा टूल्स दे देंगे जिसका यूज करके आप मेंटेनेबल और रीयूजेबल कोड लिख सकते हो। तो पहले हमने क्या देखा था, जब हम प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो हमें हर टाइम जब भी हमें इंटरएक्टिविटी चाहिए, कोई भी कंटेंट को डायनामिकली चेंज करना है, तो हमें डॉम का यूज करके उसे हर टाइम चेंज करना पड़ता है। तो जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो आपका काम बहुत आसान कर देते हैं। इनको यूज करके आपको हर टाइम मैन्युअली डॉम को अपडेट नहीं करना पड़ता है। तो इसकी एक छोटी सी झलक हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये सिंपल से कोड ब्लॉक से जो मैंने उठाया था, जो मैंने आपको डेमो ऐप बताया था उसमें से। तो सबसे पहले मैंने ऐप बनाया था यूजिंग ओनली जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें करनी पड़ रही है। सिमिलरली जब मैंने फ्रेमवर्क यूज करा तो क्लीन कोड लिखा गया इधर पे एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही है और यहाँ पर कितनी कम चीजों में वही सेम काम हुआ है। तो यही है एडवांटेज कोई भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज करने का, काम सेम करते हैं दोनों। एट द एंड ऑफ द डे आपको बनाकर वेब पेज ही देगा, लेकिन आपको लेस लाइन्स ऑफ कोड लिखनी पड़ेगी और इसके अलावा आप अपने कोड को बहुत सारी प्लेसेस में रीयूज कर सकते हो। और
और इजीली मेंटेन कर सकते हो। अब फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स के और एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि Vue.js हो गया एक एग्जांपल, एंगुलर हो गया, देन रिएक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के एग्जांपल है। अब फ्रंट एंड में ही अगला कॉन्सेप्ट जो आता है उसे हम कहते हैं बंडलर्स। अब किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में जब भी आप कोड लिखते हो तो आप जनरली जावास्क्रिप्ट की अलग अलग फाइल्स बनाते हो अलग अलग फीचर्स के लिए, ताकि वो इजीली मेंटेनेबल हो सके और हम उसको आसान तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके हमारे कोड बेस पे। अब इतनी सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स जो अलग अलग जगह स्कैटर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि इन सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स को हमारे क्लाइंट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है और हर एक फाइल के लिए एक सेपरेट रिक्वेस्ट वायर होगी। अब अगर आपने आपके कोड बेस पे बहुत सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बना रखी है तो हर एक जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए एक सेपरेट रिक्वेस्ट फायर होगी, जो कि अननेसेसरी हिट देगा आपके परफॉर्मेंस को। इसके अलावा आपके फाइल्स पे बहुत सारे टाइम पे अनयूज्ड कोड होता है, तो उसको अगर हम क्लाइंट पे भेज रहे हैं तो वो सारी चीज़ें तो वेस्ट हो गई ना। किसी तरीके से हमें एक फाइनल ऑप्टिमाइज्ड हमारा कोड जनरेट करना है जिसका यूज़ करके हम अपना फ्रंट एंड एप्लीकेशन सर्व कर सके। तो वही फाइनल ऑप्टिमाइज्ड कोड जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बंडलर्स का। तो बंडलर्स का काम क्या होता है, आपकी बहुत सारी फाइल्स जो इधर उधर स्कैटर्ड है, आपका HTML फाइल हो गई, CSS की फाइल हो गई, जावास्क्रिप्ट की फाइल हो गई, इन सबको लेता है और एक ऑप्टिमाइज्ड तरीके से एक सिंगल फाइल या तो मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती है जनरेट करता है, और जो बंडलर का आउटपुट जनरेट होता है उसको इजीली क्लाइंट साइड पे एक ऑप्टिमाइज्ड तरीके से यूज कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारे ऐप का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब बंडलर के अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे कि ES बिल्ड हो गया, रोलअप हो गया और वेब पैक हो गया। अब इसके बाद एक और एक टूल आता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपाइलर। अब ट्रांसपाइलर का काम क्या होता है, ये एक कोड लेता है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उसको एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो सेम कोड को। और इसके अलावा ट्रांसपाइलर का काम ये होता है कि बहुत सारे केसेस में वो एक सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लेता है और उसको ट्रांसफॉर्म करता है ताकि वो जो कोड आपने लिखे हो वो लेगेसी सिस्टम्स पे भी चल सके। तो ट्रांसपाइलर में सबसे फेमस एग्जांपल है बेबल का। तो बेबल का काम ये होता है कि वो आपके जावास्क्रिप्ट कोड को कन्वर्ट कर देता है इन सच अ मैनर कि वो लेगेसी ब्राउजर्स पे भी चले। सिमिलरली अगला एग्जांपल है TSC का। TSC होता है टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। इसका काम होता है जो भी कोड हमने टाइपस्क्रिप्ट में लिखा है उसे वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। अब थोड़े से CSS के रिलेटेड टूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला टूल जो आता है वो होता है CSS प्री प्रोसेसर्स। तो जो CSS होती है उसमें बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है जिसका यूज करके हम एक स्केलेबल और मेंटेनेबल कोड लिख सके। तो इसे ही फिक्स करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती है जो कि कहती है हम CSS के सिंटेक्स को चेंज करेंगे और उस चेंज की वजह से हम वो जो मिसिंग फीचर्स है उनका सपोर्ट दे देंगे। इस चीज को ही हम प्री प्रोसेसर लैंग्वेज कहते हैं और इसका एक फेमस एग्जांपल है SAS का। अब जो SAS जैसी टेक्नोलॉजीज है वो क्या करती है, वो CSS के सिंटेक्स को एक्सटेंड करती है और जो मिसिंग फीचर्स है उन्हें प्रोवाइड करती है। अब लेकिन हमें ये तो पता है कि ब्राउजर को प्लेन CSS समझ में आता है, तो जो भी कोड SAS में लिखा हुआ है उसे हमें पहले CSS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम यूज करते हैं कोई भी CSS प्री प्रोसेसर्स को। तो CSS प्री प्रोसेसर का क्या काम होता है, एक CSS प्री प्रोसेसर लैंग्वेज को लेके एक्चुअल CSS में कन्वर्ट करना ताकि उसे ब्राउजर समझ पाए। अब इसके अलावा CSS में CSS फ्रेमवर्क्स आते हैं, तो इनका भी सिंपल सा काम है, ये हमें टूल प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और रीयूजेबल कोड प्रोवाइड करते हैं जिसका यूज करके हम इजीली हमारे कोई भी कंपोनेंट को स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया बूटस्ट्रैप, बुल्मा और टेलविंड। तो ये तो हो गया पूरा फ्रंट एंड वाला पार्ट, ये फ्रंट एंड में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती है। अब हम फटाफट देखते हैं बैक एंड को। अब हमने बैक एंड समझा था कि जो भी नॉन क्लाइंट फेसिंग चीज़ें होती है, जो भी नॉन क्लाइंट फेसिंग सिस्टम्स होते हैं वो होते हैं बैक एंड। अब इसमें टिपिकली आ जाते हैं आपके एक्चुअल सर्वर्स, फिर आपके डेटाबेस, आप किस तरीके से डेटा मैनेज कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, फिर इसके अलावा आपका कोर बिजनेस लॉजिक इसके अंदर आ जाता है। तो ये सब काम आ जाता है बैक एंड में। अब सबसे पहले जब भी आप बैक एंड लिखने जाओगे तो सबसे पहली चीज जो उसमें आती है वो होती है बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम एक्चुअल सर्वर को इंप्लीमेंट करते हैं। हम ये बताते हैं कि हमें कौन सी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है, हमें क्या रिस्पॉन्स भेजना है, इसके अलावा हमारा एक्चुअल बिजनेस लॉजिक क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है Node.js। तो Node.js बेसिकली एक रन टाइम होता है जो कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज करता है। इसके अलावा आप जावा यूज कर सकते हो सर्वर क्रिएट करने के लिए, पाइथन यूज कर सकते हो और इसके अलावा और बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसका यूज करके आप एक सर्वर बना सकते हो। सिमिलरली जो सेकंड चीज आती है, इधर पे भी फ्रेमवर्क्स है, आप Node.js यूज करके भी सर्वर बना सकते हो। लेकिन अगर आपको एक स्टैंडर्ड तरीके से सर्वर बनाना है जो कि बहुत ईजी होगा बनाने में और उसे आप इजीली मेंटेन कर सको, तो आप वेरियस बैकएंड फ्रेमवर्क्स का यूज करते हो। तो इसका भी सेम ही फंडा है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्री रिटन कोड, रूल्स एंड टूल्स
जिससे आप सर्वर बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो दोनों केस में हमने सर्वर क्रिएट करा है। तो ये साइड पे जो है वो साइड पे हमने एक फ्रेमवर्क यूज़ करा है और ये साइड पे हमने सिर्फ प्लेन नोड जेएस यूज़ करके वो सर्वर बनाया है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना सारा कोड है यहाँ पे और यहाँ पर इतने से कोड में ही वो सारा काम हो रहा है और ये कितना मेंटेनेबल है इसके कंपैरिजन में। सिमिलरली बहुत सारे बैकएंड फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे कि नोड जेएस पे एक्सप्रेस हो गया, फिर जावा जब यूज़ करते हैं तो हम स्प्रिंग बूट यूज़ करते हैं। सिमिलरली जब हम रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हम रॉकेट फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं और जब हम पाइथन यूज़ करते हैं तो हम जेंगो जैसे फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो होता है पैकेज मैनेजर्स। अब बहुत सारे केसेस में जब आप एक वेब ऐप बनाते हो, एक वेबसाइट बनाते हो तो बहुत सारे कॉमन टास्क होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टास्क एक्स हो गया, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है आपके प्रोजेक्ट में। तो होता क्या है, बहुत सारे केसेस में आपको इस एक्स टास्क को अचीव करने के लिए पैकेजेस और लाइब्रेरीज मिल जाएगी जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो लाइब्रेरीज और पैकेजेस का सिंपल सा मतलब होता है ये एक प्री रिटन कोड होता है जो कोई बंदे ने लिख के रखा है कोई एक एक्स टास्क कैरी आउट करने के लिए। अब आप सिंपल जाते हो, उसका कोड उठाते हो, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो और वो एक्स टास्क को कैरी आउट करते हो। तो इससे आपको ये आइडिया तो मिल रहा है कि हम बहुत सारे केसेस में थर्ड पार्टी प्री रिटन कोड यूज़ करते हैं ताकि हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी स्क्रैच से इंप्लीमेंट ना करना पड़े। अब इन पैकेजेस को मैनेज करने के लिए पैकेज मैनेजर्स एग्जिस्ट करते हैं। पैकेज मैनेजर्स का सिंपल सा काम होता है कोई भी पैकेज को आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना, अपडेट करना, रिमूव करना। इसके अलावा आपके पैकेज के भी तो डिपेंडेंसी हो सकती है, मतलब आपका पैकेज भी कोई और पैकेज यूज़ कर रहा होगा, तो उन सबको मैनेज करना एक पैकेज मैनेजर का काम होता है। तो इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं एनपीएम। एनपीएम नोड.जेएस का पैकेज मैनेजर है, मेवन जावा का पैकेज मैनेजर है, ये पाइथन का पैकेज मैनेजर होता है और जो कार्गो होता है वो रस्ट का पैकेज मैनेजर होता है। अब बैकएंड में एक और एक चीज़ आती है, वो होती है डेटाबेस। अब डेटाबेस का काम ये होता है कि जो एक्चुअल डेटा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेज़न के अंदर आप जो इतने सारे प्रोडक्ट्स देखते हो, उन प्रोडक्ट्स का डेटा कहीं तो हम स्टोर करेंगे, राइट। तो एक्चुअल जो डेटा है उसे स्टोर करने का काम होता है डेटाबेस का। तो इसका एग्जांपल हो गया मोंगोडीबी और पोस्टग्रेस। तो ये सारी चीज़ें आती है बैकएंड के अंदर। अब हमने वेरियस टेक्नोलॉजीज और टूल्स फ्रंट एंड में भी समझ लिया और बैक एंड में भी समझ लिया। फ्रंट एंड और बैक एंड एक्चुअल में कम्युनिकेट किस तरीके से करता है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना हमारी सर्विस काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल अमेज़न के केस में आपने फ्रंट एंड से कोई ऑर्डर प्लेस करा तो कोई ना कोई तरीके से वो बैक एंड पे वो ऑर्डर क्रिएट होना चाहिए, राइट, और डेटाबेस में फाइनली स्टोर होना चाहिए आपका ऑर्डर। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है फेच एपीआई का यूज करके। अब फेच एपीआई ब्राउजर और नोड.जेएस के अंदर बिल्ट इन आपको मिल जाती है। इसका काम ये होता है कि कोई भी यूआरएल पे एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजना। हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा था कि टिपिकली क्लाइंट और सर्वर के बीच में एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज करके बातें होती है। तो फेच एपीआई का काम होता है एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर पे भेजना। तो इस तरीके से दोनों सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब लेकिन हम रिक्वेस्ट तो भेज देंगे, लेकिन कहाँ पर भेजना है, उसका यूआरएल क्या है, सिमिलरली उसके अंदर क्या क्या भेजना है, तो वो सारे रूल्स डिफाइन होते हैं एपीआई में। तो एपीआई को आप ऐसा समझो कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके सर्वर का, जिसमें वो कहता है कि ये सारे यूआरएल्स पे ही मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा और इसके अलावा रिक्वेस्ट में ये सारे डेटा होना चाहिए और ये है एक रिस्पॉन्स जो कि मैं आपको रिटर्न करूंगा। तो ये सारी चीजें डिफाइन होती है जब आप एक एपीआई बनाते हो। अब इसमें आखिरी चीज जो होती है वो होती है फुल स्टैक। अब फ्रंट एंड और बैक एंड ये दोनों को जब आप मिला देते हो तो जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं फुल स्टैक। अब फुल स्टैक के अंदर भी फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे कि नेक्स्ट.जेएस हो गया, नक्स्ट.जेएस हो गया। अब फुल स्टैक फ्रेमवर्क का सिंपल सा मीनिंग यही है कि वो भी टूल्स प्रोवाइड करते हैं, रूल्स प्रोवाइड करते हैं और प्री रिटन कोड प्रोवाइड करते हैं जिससे आप फुल स्टैक एप्लीकेशंस बना सको। एक सिंगल फ्रेमवर्क जिससे आप बोथ फ्रंट एंड भी बना सको, बैक एंड भी बना सको, पूरा का पूरा सर्वर बना सकते हो वही सेम फ्रेमवर्क यूज करके। सिमिलरली आप फ्रंट एंड पे पूरा का पूरा आपका यूजर फेसिंग इंटरफेस बना सकते हो। तो इसके एग्जांपल है नेक्स्ट.जेएस जो कि रिएक्ट के ऊपर बिल्ड हुआ हुआ है, सिमिलरली नक्स्ट.जेएस जो कि व्यू.जेएस के ऊपर बिल्ड हुआ हुआ है। तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू वेब डेवलपमेंट का, कौन कौन से डिफरेंट टूल्स होते हैं, देन फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, फुल स्टैक क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमने समझा इस वीडियो में। तो अब अगली वीडियो से हम एक्चुअल कोडिंग ट्यूटोरियल्स देखेंगे, हम एक्चुअल में बैठकर कोड लिखेंगे और समझेंगे चीजों को। सिमिलरली इसके अलावा एक और एक टाइप की वीडियोस आएगी जिसमें हम डीप डाइव लेंगे कॉन्सेप्ट पे। तो फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखेंगे, कोडिंग ट्यूटोरियल्स देखेंगे। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।